मैं डीएम झा। आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे कि ऐसी कोई विशेष जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली आपको, आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और इसके बारे में यदि कुछ और भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें और मैं इसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पैसा और हमारा दिमाग। मतलब पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, ये सब कैसे काम करता है। अक्सर हमें लगता है पैसा संभालना वो बस हिसाब किताब का मामला है। चार्ट्स देखो, एक्सपर्ट की सुनो। हाँ, पहली सीख ये है कि सिर्फ नतीजों को देखकर ये तय मत करो कि फैसला सही था या गलत। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना। लेख में बिल गेट्स का उदाहरण है कि वो बहुत भाग्यशाली थे। कोई दूसरा शायद उतना ही होशियार या ज्यादा होशियार भी सिर्फ बुरी किस्मत की वजह से पीछे रह गया हो। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं, अरे वाह, सब उनकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है। पर शायद पूरी कहानी ये नहीं है। बिल्कुल, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमें लगता है हमारा अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन सच ये है कि बाहरी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता। इसी को हम किस्मत या जोखिम कहते हैं। तो जब हम किसी के वित्तीय नतीजों को देखें, चाहे वो सफलता हो या असफलता, तो ये याद रखना जरूरी है कि नतीजा सिर्फ लिए गए फैसलों का आईना नहीं है, इसमें बाहरी ताकतों का भी बड़ा हाथ होता है। इसीलिए किसी भी नतीजे का मूल्यांकन करते समय ना हमें दो चीजें अलग अलग देखनी चाहिए। एक, फैसला लेने की प्रक्रिया, क्या सोच समझकर कदम उठाया गया था, और दूसरा, बाहरी कारक, जैसे किस्मत या बाजार के हालात कैसे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई निवेश फायदे में रहा तो जरूरी नहीं कि फैसला बहुत शानदार था। हो सकता है किस्मत अच्छी थी। और अगर नुकसान हुआ तो जरूरी नहीं कि फैसला बेवकूफी भरा था। हो सकता है हालात खराब हो गए। दुनिया हमारे कंट्रोल से ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांधने वाली है। अच्छा, अब अगर बाहरी दुनिया का इतना असर है, तो शायद दूसरी सीख इसी से जुड़ती है कि कुछ गिनी चुनी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं ही ज्यादातर नतीजे तय करती हैं। इन्हें टेल इवेंट्स कहा गया है। रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ज्यादा ध्यान इन बड़ी घटनाओं पर देना चाहिए। ऐसा सही, बिल्कुल सही। टेल इवेंट्स का मतलब है वो दुर्लभ घटनाएं, कभी कभार होने वाली लेकिन जबरदस्त असर डालने वाली। जैसे सोचिए 2008 का आर्थिक संकट, या वो .com बबल का फूटना, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो सब कुछ बदल दे। निवेश की दुनिया में ज्यादातर बड़ा मुनाफा या बड़ा नुकसान इन्हीं गिनी चुनी घटनाओं से तय होता है। इसका मतलब है कि हम ऐसी रणनीति अपनाएं जो इन झटकों को झेल सकें, उन्हें सह सकें। लंबी अवधि का नजरिया रखना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म सोचना। जो निवेशक ये समझते हैं कि बाजार में बड़े झटके आ सकते हैं और आएंगे, वे छोटी मोटी गिरावट से घबराकर अपने निवेश बेचते नहीं हैं। वो जानते हैं कि लंबी अवधि में टिके रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ अच्छे साल या कुछ अच्छी घटनाएं पिछले कई सालों के औसत रिटर्न को भी बदल सकती हैं। तीसरी सीख, सिर्फ निवेश ही नहीं, बचत भी करनी है। लेख कहता है बचत करने के लिए कोई खास वजह या लक्ष्य होना जरूरी नहीं है। बस बचत करें, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं। अक्सर लोग बचत और निवेश को एक ही चीज समझ लेते हैं जी, या सोचते हैं कि भाई निवेश कर रहे हैं तो बचत की क्या जरूरत है। लेकिन दोनों का मकसद अलग है। देखिए, निवेश भविष्य में पैसा बढ़ाने के लिए होता है, ग्रोथ के लिए, जबकि बचत आपको वर्तमान और आने वाले कल की अनिश्चितताओं से बचाती है। बचत एक तरह का, कह लीजिए, शॉक एब्जॉर्बर है, कुशन है। नौकरी चले जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, गाड़ी खराब हो गई, ऐसी किसी भी अप्रत्याशित जरूरत के लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। ये आपको विकल्पों की आज़ादी देती है, चॉइस देती है। अगर आपके पास बचत है तो आप मजबूरी में कोई भी नौकरी करने से बच सकते हैं, या कोई खराब निवेश सिर्फ इसलिए बेचने से बच सकते हैं क्योंकि आपको पैसों की तुरंत जरूरत पड़ गई। ये लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। चौथी सी ज्यादा चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने वक्त पर कंट्रोल पाना है। यही सच्ची दौलत है। मुझे ये बात बहुत गहरी लगी। हम अक्सर सोचते हैं अमीर होने का मतलब है महंगी कारें, बड़े घर, शानदार छुट्टियां, यही सब। हाँ, समाज हमें यही दिखाता है, फिल्मों में, विज्ञापनों में, हर जगह।
लेकिन ये पैसे की सबसे बड़ी कीमत ये है कि वो आपको ये कहने की ताकत देता है कि आज मैं वो करूंगी जो मैं चाहता हूं। ये है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है और ये पैसा बचत से आता है तो आप चुन सकते हैं आपको कौन सी नौकरी करनी है, किसके साथ काम करना है, कब तक काम करना है। आप अपने वक्त के मालिक बन जाते हैं। ये कंट्रोल किसी भी महंगी चीज से मिलने वाली खुशी से, वो जो टेम्परेरी खुशी होती है, उससे ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो मंजिल नहीं है, वो इस आज़ादी और कंट्रोल को पाने का एक साधन भर है, एक टूल है। असली सवाल यह है कि कितना पैसा काफी है इस आज़ादी को पाने के लिए। 5वीं सीख देखते हैं, अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क। अमीर बनने के लिए शायद जोखिम उठाना पड़ता है, आशावादी होना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर चाहिए और पैसा गंवाने से बचने की सोच ज्यादा जरूरी है। ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं। पैसा बनाने के लिए आपको शायद आक्रामक होना पड़े, एग्रेसिव, नए मौकों पर दांव लगाना पड़े, कुछ बड़े जोखिम उठाने पड़े। लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाता है तो उसे बचाए रखने का काम शुरू होता है, उसे सुरक्षित रखने का। और उसके लिए अलग हुनर चाहिए, अलग स्किल्स। अमीर बने रहने के लिए विनम्रता क्यों जरूरी है? इसका क्या मतलब है यहाँ? विनम्रता का मतलब है ये समझना कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी काबिलियत का ही हाथ नहीं है, इसमें किस्मत और अच्छे वक्त का भी हाथ था। वो जो हमने पहले बात की थी, लक फैक्टर। और जैसे वक्त अच्छा आया था वैसे ही बुरा भी आ सकता है, साइकिल्स होती हैं। ये विनम्रता आपको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और लापरवाही से बचाती है। 6ठी सीख में है कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफे का उदाहरण दिया गया है कि वो रातों रात अमीर नहीं बने, उनका असली राज था लंबा समय और लगातार निवेशित रहना, टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। का जादू धीरे धीरे काम करता है, खासकर शुरुआत में बहुत स्लो लगता है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, गेट रिच क्विक जैसा नहीं है। इसका असली फायदा सालों बल्कि दशकों तक लगातार निवेशित रहने से मिलता है, जब वो स्नोबॉल इफेक्ट किक इन करता है। 7वें सबक, तर्क संगत होने से बेहतर है व्यवहारिक होना। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है कि कागज पर सबसे अच्छी लगने वाली योजना, मतलब जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे या सबसे लॉजिकल लगे, वो शायद आपके लिए सबसे अच्छी ना हो अगर आप उसे निभा ना सकें, अगर आप उस पर टिके ना रह सकें। यहाँ व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस का सिद्धांत काम आता है, जो मानता है कि हम इंसान हमेशा पूरी तरह तर्क संगत फैसले नहीं लेते। हम इमोशनल हैं, हमारी भावनाएं, हमारे पूर्वाग्रह, बायसेस, वो सब भूमिका निभाते हैं। तो व्यवहारिक वित्त ये कहता है कि हम हमेशा गणित के हिसाब से नहीं चलते, हम इमोशनल फैसले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई निवेश योजना है जो थ्योरी में सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है, हाईएस्ट रिटर्न पोटेंशियल, लेकिन वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है, वोलेटाइल है। अगर उस उतार चढ़ाव से आपको रात को नींद नहीं आती, आप टेंशन में रहते हैं, या बाजार गिरने पर आप डरकर उसे बेच देते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं, तो वो तर्क संगत योजना आपके लिए बेकार है। उससे बेहतर एक ऐसी ठीक ठाक या व्यवहारिक योजना है जिसमें शायद थोड़ा कम रिटर्न मिले, लेकिन वो आपके स्वभाव के अनुकूल हो। 8वीं सीख पर, जो एक तरह की चेतावनी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से सावधान। यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ाते जाने के खतरे से बचें। ये तो बहुत होता है। हाँ, ये एक बहुत आम जाल है, कॉमन ट्रैप। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी हमारी खुशी का स्तर वापस वहीं आ जाता है, बेसलाइन पर, क्योंकि हमारी इच्छाएं और खर्चे भी बढ़ जाते हैं, एस्पिरेशन बढ़ जाती हैं। सैलरी बढ़ी तो हमने बड़ी गाड़ी ले ली, पहले से बड़े घर में चले गए, ज्यादा महंगी जगहों पर छुट्टियां मनाने लगे। नतीजा, हम कमा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन बच कुछ नहीं रहा, या उतना ही बच रहा जितना पहले बचता था। हम उस बढ़ी हुई आमदनी के, उस लाइफस्टाइल के गुलाम बन जाते हैं। लक्ष्य ये होना चाहिए कि बढ़ी हुई आमदनी आपकी वित्तीय आज़ादी को बढ़ाए, आपकी फ्रीडम को, न कि सिर्फ आपके लाइफस्टाइल को महंगा बनाए, वरना आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। 9वां सबक, आपकी राह सबसे अलग है। यू आर डिफरेंट। दूसरों को देखकर अपने वित्तीय फैसले ना लें, उनकी नकल ना करें। उनके लक्ष्य, उनकी समय सीमा, उनकी जोखिम लेने की क्षमता सब आपसे अलग है। ये सामाजिक तुलना के खतरों के बारे में है, सोशल कंपैरिजन। हम इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि पड़ोसी ने नई कार ले ली, दोस्त विदेश घूमने गया, सोशल मीडिया पर कोई शानदार जिंदगी दिखा रहा है,
और हमें लगता है कि हमें भी वैसे ही करना चाहिए। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। निवेश के मामले में भी यही होता है। कोई बताता है कि उसने किसी खास स्टॉक से बहुत पैसा कमाया या क्रिप्टो में, तो हम भी बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं। हाँ, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये तुलना और भी बढ़ गई है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस चमक दमक के पीछे की हकीकत क्या है। हो सकता है पड़ोसी ने कार लोन पर ली हो, दोस्त ने छुट्टियों को लिए कर्जा लिया हो, या जिस स्टॉक ने किसी को फायदा दिया वो आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए, आपके लक्ष्यों के लिए सही ना हो। दूसरों की नकल करना खतरनाक है, क्योंकि आपके वित्तीय लक्ष्य, आपकी जरूरतें, आपकी आमदनी, आपकी जोखिम सहने की क्षमता, ये सब आपके अपने हैं, यूनिक हैं। आपकी वित्तीय योजना पूरी तरह से आपके व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से बनी होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड, न कि दूसरों की देखा देखी। 10वीं सीख पर, जो शायद सबसे ज्यादा दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल, कोई कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। लक्ष्य का निशान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है। ये समझना जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त कितना है, इनफ कितना है, वरना आप कभी अमीर महसूस ही नहीं करेंगे। ये गोल पोस्ट को खिसकाते रहने की हमारी आदत के बारे में है, मूविंग द गोल पोस्ट्स। जब हम एक वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ कमा लिया, तो हम तुरंत 2 करोड़ का लक्ष्य बना लेते हैं, फिर 5 करोड़ का। ये आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, मोटिवेशन देता है। लेकिन अगर हम कभी रुक कर ये नहीं सोचते कि हमारी बुनियादी जरूरतों और खुशियों के लिए कितना काफी है, तो हम हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगे रहेंगे। रैट रेस, और इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। नेवर एंडिंग। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर पर्याप्त की आपकी परिभाषा हमेशा बढ़ती रहेगी, तो आप कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। लेकिन ये पर्याप्त कैसे तय करें, ये तो बहुत व्यक्तिपरक लगता है। सब्जेक्टिव है। हाँ, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, पर्सनल है। वित्तीय संतोष एक एहसास है, एक फीलिंग है, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। वाह, तो इन 10 बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि पैसे का खेल नंबरों से ज्यादा भावनाओं का है, आदतों का है और खुद को समझने का खेल है। आखिरकार मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि एक संतुलित, संतुष्ट और आज़ाद जिंदगी जीना है, जिसमें पैसा आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका एक उपयोगी साधन हो।